हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव का तीसरा प्रकार है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी में मतलब होता है उसका मतलब होता है पूछल्लू प्रश्नवाचक वाक्य। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसका कोई हिंदी वाक्य लिखी रहेगी तो आप पहले कैसे पहचानोगे कि ये हिंदी वाक्य टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की है या नहीं है। सबसे पहले चीज़ आप यही सीखेंगे कि कोई वाक्य है लिखी है उसको कैसे पहचानेंगे कि वो टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की है या इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की है या डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की है। तो चलिए पहले हम उसको पहचान लेते हैं, उसके बाद उसका अनुवाद करना सीखेंगे। तो टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पहचान होता है उसको देखिए। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में की प्लस नहीं, यहाँ देखिए की प्लस नहीं प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस हिंदी वाक्य में की प्लस नहीं प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह या की प्लस वाक्य में लिखी हुई क्रिया की पुनरावृत्ति प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग रहता है, उस हिंदी वाक्य को हम लोग टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी वाक्य कहते हैं। चलिए इसको वाक्य से समझते हैं। जैसे देखिए इसमें वाक्य लिखी गई है, अब वाक्य से हम नियम को समझेंगे। तो चलिए देख लीजिए इस कैसे समझेंगे नियम को। कह रहा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ये आपकी हिंदी वाक्य है और उसके अंत में की प्लस नहीं प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ देखिए नियम में कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में की प्लस नहीं प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ आपको मिला की प्लस नहीं प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग रहता है। फिर देखिए क्या कर रहा है, या की प्लस वाक्य में लिखी हुई क्रिया की पुनरावृत्ति प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए जिस हिंदी वाक्य में की प्लस नहीं प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह या की प्लस क्रिया की पुनरावृत्ति प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका दो पहचान है। तो जिस हिंदी वाक्य में की प्लस नहीं या की प्लस क्रिया की पुनरावृत्ति प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग रहता है, उस हिंदी वाक्य को हम लोग टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी वाक्य कहते हैं। ये हो गया क्लियर। अब चलिए इसके नियम को हम लोग देखते हैं। तो उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय तो जो ऊपर वाक्य लिखी गई हैं, ये वाक्य, इसका अनुवाद करने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इसका अनुवाद जो है यहाँ कामा निशान तक, यहाँ कामा निशान तक आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अनुसार करना है। तो उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम वाक्य का अनुवाद कामा निशान तक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नियमानुसार किया जाता है। तो यहाँ तक जो आपका अनुवाद है कामा निशान तक, यहाँ ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अनुसार ही होगा, कामा निशान तक। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद कामा निशान के बाद प्रयोग कर्ता के वचन के अनुसार इज आर एम प्लस वाक्य में उपस्थित कर्ता के अनुसार सर्वनाम सूचक कर्ता प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, चलिए वाक्य से समझते हैं हम लोग इसको। जैसे यहाँ देखिए सबसे पहले आपको यहाँ कामा निशान तक, यहाँ तक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अनुसार इसका अनुवाद हम लोग कर लेंगे। तो चलिए इसका कर लेते हैं अनुवाद हम लोग। तो पहली वाक्य क्या है, वह राम के पास पत्र लिख रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ तक इसका कामा निशान तक अनुवाद करेंगे। तो वह राम के पास पत्र लिख रहा है, इसका अनुवाद हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, कर्ता आपका है वाह, तो वाह के लिए हम लोग लिखेंगे ही। और जब कर्ता आपका ही, सी, इट या किसी का नेम रहेगा तो उसके साथ आपको इज का प्रयोग करना है। इस प्रकार ये हो गया इज। इसके बाद में कंटीन्यूअस टेंस में आपका क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखा जाता है। तो राइट मतलब होता है लिखना, तो हम लोग लिखेंगे राइटिंग। उसके बाद में क्या लिख रहा है, पत्र।
पत्र के लिए लिखेंगे हम लोग ए लेटर। किसके पास लिख रहा है? तो राम के पास। तो यहाँ राम के पास के लिए हम लोग लिखेंगे टू राम। अब यहाँ तक अनुवाद हम लोग कर लिए। उसके बाद कामा लगाएंगे। उसके बाद में कामा के बाद ये जो बचा है वाक्य इतनी कि नहीं, कि नहीं के लिए हम लोग क्या करेंगे? कामा लगाएंगे। उसके बाद में देखिए, इसके बाद कामा निशान का प्रयोग करके इसके बाद कर्ता के वचन के अनुसार, कर्ता के वचन व टेंस के अनुसार हम लोग इज आर एम प्लस वाक्य में उपस्थित कर्ता के अनुसार सर्वनाम सूचक कर्ता प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ देखिए टेंस व कर्ता के वचन के अनुसार, तो यहाँ हम लगाएंगे हम लोग इज। इसके बाद में उसके बाद में इज नॉट ही। अब देखिए यहाँ इज नॉट ही कैसे लिखा गया, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। यहाँ आपको लिखना है इसके जो वाक्य दी गई है कामा निशान के पहले वाली इस वाक्य, इसके आपके टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखनी है। उसके बाद में ये देखना है कि इस वाक्य में नॉट का प्रयोग है कि नहीं है। अगर इस वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं है तो आपको यहाँ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखना है, इसलिए यहाँ इजंट लिखा गया है। उसके बाद में सर्वनाम सूचक कर्ता लिखना है। इस वाक्य में जो कामा निशान के पहले वाली वाक्य है इसके अनुसार सर्वनाम सूचक कर्ता लिखना है। तो यहाँ ही है, ही का सर्वनाम ही होता है, ही पहले ही सर्वनाम है, तो इसलिए यहाँ ही हो गया। इस प्रकार ये हो गया ही इज राइटिंग ए लेटर टू राम इजंट ही। वह राम के पास पत्र लिख रहा है कि नहीं। अब चलिए दूसरी वाक्य का अनुवाद देखते हैं। मेरा मित्र उस कमरे में सोया है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कामा निशान तक इसका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार करेंगे। तो मेरा मित्र उस कमरे में सोया है। अब इसका अनुवाद हम लोग करेंगे। तो इसका अनुवाद हो गया आपका माई फ्रेंड इज स्लीपिंग इन दैट रूम। उसके बाद में कामा लगाएंगे। कामा के बाद फिर हम लोग ये जो बची है इसके लिए ये जो वाक्य है कामा निशान के पहले, इसके वाक्य के टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे। तो सहायक क्रिया इज लिखेंगे। उसके बाद में अगर इस वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं है तो नॉट का संक्षिप्त रूप तो इजेंट हो गया। उसके बाद में फिर इसके सब्जेक्ट के अनुसार सर्वनाम सूचक कर्ता लिखेंगे। तो माय फ्रेंड को जब आप सर्वनाम बनाएंगे, एक वचन है, तो इसका सर्वनाम हो जाएगा आपका ही। तो इस प्रकार ये वाक्य का अनुवाद हो गया माय फ्रेंड इज स्लीपिंग इन दैट रूम इजंट ही। देखें यहाँ जब आप बोलेंगे तो यहाँ कामा के लिए आप कामा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा पोज देंगे, अपने आप को रोक देंगे, उसके बाद में फिर बोलेंगे। अब चलिए तीसरी वाक्य का अनुवाद करेंगे। तुम्हारी पुस्तकें उस कमरे में मेज पर पड़ी हैं, नहीं पड़ी हैं कि पड़ी हैं। इसमें देखिए यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग आ गया। तो चलिए ऐसी वाक्यों को हम बनाएंगे टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इसका बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका अनुवाद यहाँ तक कामा निशान तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार करना है। तो तुम्हारी पुस्तकें यानी योर बुक पढ़ी हैं लाएंगे। जब किसी हिंदी वाक्य में पढ़ी हैं, पढ़ा है, पढ़े हैं, सोया है, सोई है, सोए हैं, लेटा है, लेटी है, लेटे हैं आ जाता है तो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य होती है। ये हम आपको स्पेशल वीडियो बनाए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वहाँ से जाके देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। तो चलिए अब इसका हम बात करेंगे। तो तुम्हारी पुस्तकें यानी योर बुक, उसके बाद में यहाँ पढ़ी हैं, तो पढ़ी हैं लाइंग, उसके पहले नहीं शब्द आ गया तो इज नॉट, योर बुक इज नॉट लाइंग ऑन द टेबल इन दैट रूम। उसके बाद में फिर कामा लगाएंगे। देखिए योर बुक्स आर नॉट लाइंग ऑन ए टेबल इन दैट रूम। उसके बाद कामा लगाएंगे। अब यहाँ देखिए जब इसका आप सर्वनाम सूचक कर्ता लिखेंगे तो ये बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए आपको कोई सर्वनाम सूचक कर्ता लिखना होगा, चाहे जहाँ, तो वहाँ आप देयर लिखेंगे। तो देयर आपका बहुवचन है, इसलिए यहाँ आपको लगाना है आर देयर। अब यहाँ देखिए देयर है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे दे, आर दे, ये है आपका सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से अब यहाँ देखिए इसमें हम लोग जो नॉट का संक्षिप्त रूप है नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि यहाँ देखिए जो कामा के पहले वाली वाक्य लिखी गई है, ये वाली वाक्य,
इसमें देखिए नॉट का प्रयोग है, यहाँ देखिए ये। तो जब अंग्रेजी वाक्य में नॉट का प्रयोग हो जाएगा तो यहाँ जो कामा के बाद लिखेंगे सहायक क्रिया, तो यहाँ इसमें नॉट का संक्षिप्त रूप नहीं जोड़ेंगे। अगर इसमें नहीं है नॉट का प्रयोग, तब यहाँ हम लोग जोड़ेंगे नॉट का संक्षिप्त रूप। चलिए इसका आप नोट्स देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए, जब अंग्रेजी वाक्य में नॉट का प्रयोग रहता है तो कामा के बाद अंग्रेजी वाक्य में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए इस वाले वाक्य में, वाक्य नंबर 3 में देखिए इसको, ये जो नियम है वही लिखा है। जब अंग्रेजी वाक्य में नॉट का प्रयोग रहता है, यहाँ देखिए नॉट का प्रयोग रहता है, तब कामा के बाद, यहाँ जो कामा के बाद लिखा गया है के बाद वाक्य में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए आर का प्रयोग हो गया। और यदि नॉट का प्रयोग नहीं रहता है, जैसे इसमें इन दोनों वाक्य में देखिए नॉट का प्रयोग नहीं है, इज के बाद यहाँ नहीं है और इज के बाद यहाँ भी नहीं है। तो जब नॉट का प्रयोग नहीं रहेगा तब कर्ता के वचन के अनुसार अंग्रेजी वाक्य में कामा के बाद इजंट, अरंट या अमंट, तीनों में से किसी एक का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग हम लोग करेंगे इसके यहाँ उपस्थित कर्ता के अनुसार। यहाँ जो कर्ता है इसके अनुसार हम लोग सर्वनाम सूचक कर्ता वाक्य के अंत में लिखेंगे। तो इसको देखेंगे ये कर्ता जो लिखने वाले हम लोग, वो बहुवचन है या एक वचन है। अगर बहुवचन है तो आप अरंट लगाएंगे, अगर एक वचन है तो आप इजेंट लगाएंगे, अगर आई है तो अमंट लगाएंगे। चलिए इस प्रकार ये ख़त्म हुआ। अब अगले में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।